हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फिजन हुआ या फिर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, ये दोनों एक तरह से दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना। मींस फिजन मींस स्प्लिट और फ्यूजन मींस होता है कंबाइन। अगर आप किसी भी हैवी न्यूक्लियस को एक छोटे न्यूट्रॉन के थ्रू अगर स्प्लिट करते हैं, या फिर आप कोई भी दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को एक साथ कंबाइन करते हैं एक हाई टेम्परेचर या फिर हीटेड टेम्परेचर पर, सो उस दौरान ये प्रोसेस कहलाती है न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर इस दौरान जो हीट एनर्जी इन दोनों फ्यूजन और फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब वन बाय वन करके हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। क्या होता है जब आप एक हैवी न्यूक्लियस कौन हो गया, जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, अगर आप इन सब हैवी न्यूक्लियस को किसी एक न्यूट्रॉन के थ्रू बॉम्बार्ड करवाते हैं, सो ये सारे न्यूक्लियस क्या होंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस दौरान इनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। बट इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। आप देखिए यूरेनियम 232, यूरेनियम 232 को आपने एक न्यूट्रॉन के थ्रू स्ट्राइक किया। ये यूरेनियम 235 में जो इसका मास है, इसमें एक न्यूट्रॉन जैसे ही जाएगा तो इसके टूट स्ट्राइक बॉम्बार्ड होने की वजह से ये कौन से दो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेरियम वो 56 बेरियम और क्रिप्टॉन 36 में ये कन्वर्ट हो जाएगा और 3 न्यूट्रॉन्स ये इमिट करेगा और इसी के साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इमिट करेगा। अगर आपको ये बात इक्वेशन के थ्रू समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इस इक्वेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक यूरेनियम 235 करके हमारे पास एक न्यूक्लियस फ्यूल मेटल है, फ्यूल मटेरियल है। क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए जिस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो फ्यूल यूरेनियम होगा, थोरियम होगा या प्लूटोनियम होगा। यहाँ पर हम U92 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका न्यूक्लियर मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है 235 और एटॉमिक नंबर कितना है 92। अब यहाँ पर हमने एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया है इस यूरेनियम 235 पर। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये 92 का 92 रहेगा। जैसे ही न्यूट्रॉन इसमें आके स्ट्राइक हुआ तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा। अब लेकिन ये एटॉमिक मास इसका 236 होने की वजह से ये काय में आ जाएगा, एक अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। और जब तक अनस्टेबल रहेगा जब तक कि ये कोई स्टेबल कंडीशन नहीं ले आता। स्टेबल कंडीशन में आने के लिए ये क्या करता है, अपने में से दो स्मॉल एटम्स रिलीज करता है। एक एटॉमिक नंबर होता है बेरियम और एक होता है आपका क्रिप्टॉन। और इसी के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी इमिट करता है। 3 न्यूट्रॉन्स इमिट क्यों कर रहा है वो देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर को तो बेरियम का 56 नंबर है और क्रिप्टॉन का 36। अगर आप इन दोनों को एडअप कर दें तो टोटल हो जाता है 92, जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर था। बट अगर आप 139 को और 94 को प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा, 13, 4 प्लस 9 14, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी 10 एंड ये हो जाएगा आपका 233। अगर आप क्रिप्टॉन के मास को और बेरियम के मास को अगर आप एडअप करें तो ये हो जाएगा 233। ये क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स अभी आपके और बच गए, तो इसलिए 3 न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं।
अभी आपने देखा कि यूरेनियम 235 के ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवाया, जिसकी वजह से यूरेनियम 236 स्टेबल कंडीशन में आने के लिए यहाँ पर बेरियम और क्रिप्टॉन को रिलीज करता है और 3 न्यूट्रॉन्स और इमिट करता है। और इसी प्रोसेस के दौरान आपकी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। मीन्स आपका जो मास लॉस हो रहा है यहाँ पे, वो मास काय में कन्वर्ट हो रहा है आपका, वो मास आपका एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और इस एनर्जी को ही हम यूटिलाइज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी न्यूक्लियर फिजन। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइनिंग। अगर आप किसी भी दो छोटे छोटे न्यूक्लियर एटम्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, उसमें आपको ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा था, आपकी हीट, आप एक मास का फॉर्म जो था वो आपका एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा था। मींस एनर्जी जो थी वो आपकी मास के फॉर्म में रिलीज हो रही थी। ठीक है, इसमें एनर्जी में क्या होता है कि अगर हम रिलेटिव एनर्जी, स्पेसिफिक रिलेटिविटी की जो इक्वेशन थी E = mc², जिसमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में हम कोई भी मासेस को, कोई भी दो न्यूक्लियाई को एड अप करते हैं, और उन ऐड करने के लिए, उन दोनों ऐड अप कंबाइन करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ पर जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाती है मास में। जबकि फ्यूजन में क्या होता है, आपको एनर्जी, आपको वहाँ पर जैसे ही आपका मास, आप मास देते हैं हम वहाँ पर, जैसे न्यूट्रॉन को हमने ऐड किया था वहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस के दौरान, लेकिन ऐड करने की वजह से क्या हुआ था, वहाँ पर स्प्लिट्स हो गए थे। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, सिंपल सा आप इतना याद रखिए, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइनिंग। जब आप दो न्यूक्लियर लाइटर, दो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करते हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी इमिट होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे कि आपका ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, अगर आप इन दोनों को एडअप करेंगे तो यहाँ पर आपका हीलियम प्रोड्यूस होता है, बट उसका हीलियम का मास अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 3 की 4 की जगह सिर्फ 3 ही है। और इसमें से रिलीज कितना होता है, ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और इसी के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी एमिट होता है। अगर आपको ये इक्वेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन इक्वेशन के थ्रू समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में हम क्या कहना चाह रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर आप यहाँ देखेंगे, एक है आपका ड्यूट्रियम, जो कि हाइड्रोजन का एक दूसरा आइसोटोप है, और एक होता है आपका ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन का एक दूसरा आइसोटोप है। ड्यूट्रियम में एक ही प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, जबकि ट्रिटियम में आपके 2 प्रोटॉन हैं और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन हैं, इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और इस तरफ अगर देखेंगे हम, तो ये ग्रीन जो है ये हमारे न्यूट्रॉन है 2, और एक हमारा प्रोटॉन है। अब इन दोनों को आपने क्या किया, एडअप किया। जैसे ही आपने क्या किया, ऐड किया, तो इसमें आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, जिस दौरान इसकी वजह से आपका क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन जो होगा आपका, वो इमिट कर जाएगा, और बाकी के दोनों हीलियम क्या हो जाएंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे। मींस आपको अगर इन दोनों ही छोटे छोटे न्यूक्लियस को कंबाइन करना है, तो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। और जब ये एनर्जी इस बॉडी के अंदर आएगी, तो उस दौरान आपका मास क्या होगा, आपके बॉडी इसके मास का लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि एक न्यूट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से बाहर आ गया है, जबकि पहले कितने न्यूट्रॉन हो रहे थे, यहाँ पे हमारे पास 3 हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, आपका एक न्यूट्रॉन बाहर की तरफ आ गया है, जिस वजह से आपकी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली है और न्यूट्रॉन को, एक मास को बाहर फेंक दिया है। इस तरह से हमारा जो इक्वेशन बनी थी, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि आपका 1 हाइड्रोजन एटम था ड्यूट्रियम का, और इसी तरह से आपके 2 हाइड्रोजन एटम थे ट्रिटियम के। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर तो कॉमन रहता है, बट उनका जो आपका प्रोटॉन होते हैं वो आपके अलग अलग रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो इसके कितने न्यूट्रॉन से, हाइड्रोजन, इसका ड्यूट्रियम का 1 न्यूट्रॉन है और उसका ट्रिटियम के 2 न्यूट्रॉन हैं। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे आपके हीलियम के लिए 3।
न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे और एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 2। इसी के साथ एक वो न्यूट्रॉन नंबर इमिट कर रहा है 0 और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। जैसे आपने ये डायग्राम देखा वैसे ही एक बार फिर से मैं बैक साइड पर जाके आपको इक्वेशन समझा देता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रीटियम है और ये हमारे न्यूट्रॉन्स हैं ग्रीन में जो दिख रहे हैं, और जो रेड में दिख रहे हैं वो प्रोटॉन्स हैं। और इसमें हमारा जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तो ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सारे एडअप हो जाते हैं, बस एक न्यूट्रॉन इमिट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये है आपका ड्यूट्रियम, ये है आपका ट्रीटियम, और फ्यूजन रिएक्शन के दौरान इन दोनों को हमने एडअप किया है, तो हाइड्रोजन से हीलियम हुआ है और इसका मास कितना है 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन एमिट हो जाता है क्योंकि उसमें आपने एनर्जी सप्लाई की है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर सप्लाई किया है। और इसी के साथ जब ये दोनों एडअप हो जाते हैं तो इसमें से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। आज के टाइम पे हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं वो होती है आपकी न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि हम उसको कंट्रोल रॉड्स कैडमियम और बोरॉन रॉड्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी तक कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी प्रोसेस नहीं आई है, इसलिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन का, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोलेबल है, जैसे कि एटम बॉम्ब की तरह वो फैलता ही चला जाता है अगर एक बार अगर ये बन जाता है तो। इसलिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन का अभी कोई कंट्रोल प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर वर्किंग चल रही है अभी भी, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं चेन रिएक्शन के ऊपर। स्टूडेंट, जैसा मैंने आपसे कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हम एक एटम को एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और फिर वही न्यूक्लियस क्या होता है क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है, इसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन और इमिट करता है। अब ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरी तरह से आपका जो न्यूक्लियस है वो सेल्फ डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता या फिर सेल्फ सस्टेन नहीं हो जाता। वो रिएक्शन जिसमें कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट होता रहता है जब तक कि वो एक सस्टेनेबल कंडीशन में नहीं आ जाता, या फिर कहें कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में नहीं आ जाता। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं चेन रिएक्शन। और इस चेन रिएक्शन के दौरान आपकी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। चेन रिएक्शन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी पार्टिकुलर जनरेशन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द प्रेसिडिंग जनरेशन। ये क्या कहना चाह रहा है वो हमें आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो क्या रहा है आखिर में। देखिए, ये एक आपका न्यूट्रॉन है जो कि आपके यूरेनियम के न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले डायग्राम में दिखाया था। ये आपका बेरियम है और ये आपका क्रिप्टॉन है, और यही चीज़ इसके बाद हमारे 3 न्यूक्लियस और इमिट हो रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन्स और इमिट हो रहे हैं। यही 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, अब ये क्या हो गया, ये तो एक पार्टिकुलर जनरेशन हो गई, ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर जनरेशन हो गया। बट आप यहाँ आगे देखेंगे तो यही न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं और आगे की तरफ न्यूक्लियस को स्ट्राइक करते हैं और इसमें और भी ज़्यादा न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। पहले तो 3 थे, अब कितने हो गए हैं, यहाँ पे 6 हो गए। ये क्या हो गया, प्रीसीडिंग जनरेशन। number of neutrons present in a particular generation to the number of neutrons present in a preceding generation। ये होता है आपका चेन रिएक्शन का रेशियो। चेन रिएक्शन क्या है, कुल मिला के एक तरह का एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है, जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल होता है, वो सेल्फ सस्टेन होता है, सेल्फ प्रोपोगेटिंग होता है, सेल्फ डिसइंटीग्रेटिंग होता है, जब तक कि वो एक फिक्स्ड या फिर एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में नहीं आ जाता। ये होती है आपकी चेन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है कि ये एक न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं।
न्यूक्लियर रिएक्टर भी एक तरह से कन्वेंशनल पावर प्लांट है, लेकिन इसमें हम एक रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ फर्नेस की जगह। सो फर्नेस की जगह हम यहाँ पर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो इस्तेमाल होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, कोर रिएक्टर के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो होता है आपका फ्यूल एलिमेंट, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट, मॉडरेटर, रिएक्टर। और इसके अंदर जो रिएक्टर होता है वो एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसका डायमीटर 0.5 से लेके 1.5 मीटर तक होता है। इसके अंदर प्रेशर विसल्स भी हाउसिंग की जाती है रिएक्टर कोर के अंदर, ताकि वो हमारे प्रेशर विसल क्यों बनाई जाती है, ताकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो स्टीम बन रही है वो सिर्फ प्रेशर विसल्स के थ्रू ही फ्लो होके आ सके। इसमें हम फ्यूल एलिमेंट्स का इस्तेमाल जो करते हैं वो यूरेनियम की प्लेट्स, मेटल्स होते हैं, या तो फिर वो प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं या तो फिर वो रॉड्स के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद इन रॉड्स को, यूरेनियम की रॉड्स हुई या यूरेनियम की प्लेट्स हुई, इनको हम स्टेनलेस स्टील जर्कोनियम से इनको कवर्ड कर देते हैं ताकि ये रेजिस्टेंस फ्री हो जाए। उसके बाद रिएक्टर के अंदर जो भी आप रॉड्स या फिर यूरेनियम की प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बीच में स्पेस रखा जाता है ताकि कूलेंट आराम से इस स्पेस के बीच में आ सके और उनकी हीट एब्जॉर्ब कर सके। सो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है रिएक्टर कोर के अंदर, रिएक्टर कोर के अंदर सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपके फ्यूल एलिमेंट, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट, मॉडरेटर। इसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर होता है उसका डायमीटर 0.5 से लेकर 1.5 मीटर तक रहता है। इसमें प्रेशर विसल्स बनाई जाती हैं ताकि उसमें हाई प्रेशराइज्ड और टेम्परेचराइज्ड जो आपका रेडिएटेड वाटर है वो फ्लो हो सके, या फिर रेडिएटेड जो स्टीम है वो फ्लो हो सके। इसमें हम यूरेनियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम रॉड के फॉर्म में होता है, ये प्लेट्स के फॉर्म में होता है। उस यूरेनियम को हम स्टेनलेस स्टील या जर्कोनियम से कवर कर देते हैं ताकि वो यूरेनियम कोरोजन रेजिस्टिव रहे। उसके बाद इन यूरेनियम रॉड्स को के बीच में थोड़ा स्पेस बना के रखा जाता है ताकि इस स्पेस में जब भी वाटर फ्लो हो आसानी से उसकी हीट वो एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर क्या होता है, आपके कोर के रिएक्टर कोर के जस्ट बराबर में बनाया जाता है ताकि ये क्या कर सके रिफ्लेक्टर, कोई भी एटम या फिर न्यूट्रॉन अगर आपका मॉडरेटर से बच के बाहर की तरफ आता है तो रिफ्लेक्टर उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बस आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाएं। लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम शो करूंगा न्यूक्लियर रिएक्टर का, वहां पर आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका एक्चुअली में रिएक्टर फ्यूल। इसमें जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली में वो होता है आपका यूरेनियम 235, थ्रोरियम, प्लूटोनियम, ये सारे की सारे फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्टली हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल, वो होता है आपका यूरेनियम 235 में। ये एक नेचुरली बहुत ज़्यादा कम मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन इसी का यूटिलाइज आपको करना है और कम से कम इसका यूटिलाइज आपको 2% से 40% तक आप इसमें कर सकते हैं। 2% अगर आप यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, 40% पे मीडियम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और इसमें 40% पे आपको मीडियम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब इस तरह की जो पुराने रिएक्टर्स होते थे उनका इस्तेमाल भी हम क्या करते थे, मैक्सिमम यूरेनियम का यूटिलाइज किया जाता था सबमरीन्स में, जहाँ पे 90% आपका यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता था। और इसकी मात्रा भी नेचर में अगर देखा जाए तो कम है, लेकिन इसके छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। इसका एक पार्टिकल 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट करता है। मींस जिस दौरान एक न्यूट्रॉन एमिट होता है उस दौरान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट हो सकती है। सो आप सोच सकते हैं इसमें से कितना रेडिएशन एमिट होता है और कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यूरेनियम 235 के जो पहले फॉर्म होते हैं या तो फिर वो पैलेट्स के फॉर्म में बनाया जाता है या फिर उनको रॉड्स के फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले से पिछले पार्ट में समझाया। और इन रॉड्स को दूर दूर करके रखा जाता है
और जर्कोनियम की इनके ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि ये कोरोसिव रेजिस्टिव रहें, एज वेल एज इनके बीच में गैप इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वाटर इनके बीच में फ्लो हो सके और इनकी हीट को एब्जॉर्ब कर सके। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है स्टूडेंट्स, वो रहता है आपका कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का काम रहता है कि वर्किंग को स्टार्ट करना रिएक्टर को, वर्किंग के दौरान रिएक्टर की टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। अगर कोई दिक्कत आ जाती है या फिर कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाती है तो कंट्रोल रॉड्स के थ्रू आप इमरजेंसी में फ़ौरन रिएक्टर को बंद कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि रिएक्टर के आखिर ऐसा क्या होता है कि किस मटेरियल से बना होता है। रिएक्टर आपका कैडमियम और बोरॉन की रॉड से बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी न्यूट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं सो कैडमियम और बोरॉन उन सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब रिएक्शन ही आपकी जो हो रही है न्यूट्रॉन्स की वजह से हो रही है, वो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस पे जाके स्ट्राइक करते हैं तो और न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं। बट कंट्रोल रॉड क्या करता है, आपके जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं कैडमियम और बोरॉन वो सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से आपकी चेन रिएक्शन रुक जाती है और वहाँ पर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाता है। जो कोर होता है उसमें वर्किंग बंद हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मॉडरेटर का काम होता है कि आपके न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को स्लो डाउन करना। ठीक है, मॉडरेटर में मोस्टली जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं आपके हाइड्रोजन, ग्रेफाइट और बर्लियम। मॉडरेटर भी बिल्कुल एज अ वाटर की तरह ही काम करता है या फिर एज अ कूलेंट की तरह ही काम करता है। थर्ड है आपका कूलेंट। मोस्टली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो इसमें अगर आप मॉडरेटर की बात करें या कूलेंट की बात करें तो दोनों एक जैसे ही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये शील्डिंग होती है। शील्डिंग दो तरह से होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, एक इंटरनल रेडिएशन के लिए शील्डिंग होती है और बाहर एक एक्सटर्नल रेडिएशन के लिए शील्डिंग होती है। जो भी पूरी शील्डिंग होती है वो पूरी की पूरी कंक्रीट मटेरियल से बनाई जाती है ताकि, और उसके अंदर पूरी की पूरी एक मेटल की कोटिंग, पूरा मेटल से अंदर इनसाइड स्ट्रक्चर मेटल का होता है और उसके बाद फिर बाहर की तरफ जो मटेरियल होता है वो आपका कंक्रीट का होता है ताकि रेडिएशन किसी भी तरह से बाहर इमिट ना कर सके। अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट समझा है वो सिर्फ आपको विदाउट डायग्राम बने बताए। अब मैं आपको विद न्यूक्लियर रिएक्टर के डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये डायग्राम में सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ कंट्रोल रॉड्स जो कि कैडमियम बोरोन की बनी होती हैं। कंट्रोल रॉड्स जैसे ही हम ऊपर की तरफ कर लेंगे, अपसाइड करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आएंगे न्यूक्लियर रॉड्स को कंट्रोल रॉड्स को, तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्टर, तो रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, यहाँ से न्यूट्रॉन फ्लो होता हुआ यहाँ आ गया, तो ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, आपके रिफ्लेक्टर यहाँ से सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा। कॉमनली जो रिफ्लेक्टर का मटेरियल यूटिलाइज किया जाता है वो होता है आपका स्टील होता है, बर्लियम होता है या फिर ग्रेफाइट होता है। सो ये जो रिफ्लेक्टर बना होता है ये स्टील, बर्लियम या फिर ग्रेफाइट से बना होता है, जब भी ये आपके इलेक्ट्रॉन को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। देन आप देखेंगे मॉडरेटर के बारे में जैसे हमने बात करी थी, तो मॉडरेटर क्या होता है, आपका ग्रेफाइट का भी बना होता है। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है कि बस वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को, इनकी वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। भाई हाइड्रोजन में भी अगर आप देखेंगे ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये न्यूट्रॉन आ रहा है, एक ये न्यूट्रॉन यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है या न्यूट्रॉन, तो ये क्या करेगा, पहले एक हाइड्रोजन से स्ट्राइक करेगा, देन दूसरे हाइड्रोजन से स्ट्राइक करेगा, देन यही न्यूट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन से स्ट्राइक करेगा। सो ये क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन से स्ट्राइक करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। सो आपका मॉडरेटर जो बना होता है ये आपका ग्रेफाइट हो गया, या फिर आपका हाइड्रोजन हो गया, या फिर आपका बर्लियम हो गया। ये आपका मॉडरेटर इससे बना होता है। आपका रिफ्रैक्टर भी ग्रेफाइट, बर्लियम या फिर स्टील से बना होता है। आपका रिफ्लेक्टर हो गया या मॉडरेटर हो गया, दोनों में सेम तरह का मटेरियल यूटिलाइज हो सकता है। इसलिए कई जगह पे लिखा रहता है, आप अगर देखेंगे
तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि भाई मॉडरेटर और रिफ्लेक्टर जो है सेम मटेरियल के बने होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टर बर्लियम और ग्रेफाइट, इसी तरह से मॉडरेटर भी आपका ग्रेफाइट और बर्लियम मटेरियल से बना होता है, क्योंकि इन दोनों का ही काम ये रहता है कि भाई आपका जो न्यूट्रॉन आ रहा है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं या फिर उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रेशर वेसल। सो प्रेशर वेसल क्या होता है, एक तरह से ये वेसल मेंटेन की गई है इसके अंदर, कि यहाँ ये जो डायग्राम में आपको एक्चुअली में दिख रही है एक्चुअली में ऐसी होती नहीं है। प्रेशर वेसल एक्चुअली में पूरा ऊपर की तरफ होता है यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा जो हाई प्रेशराइज्ड वाटर होता है, वो हाई प्रेशराइज्ड टेम्परेचर वाटर क्या होता है इन प्रेशर वेसल्स के थ्रू जाता है, एंड देन यही प्रेशराइज्ड वेसल क्या चली जाती है, ये वेसल आपकी हीट एक्सचेंजर के पास थ्रू चली जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूल रॉड्स। सो फ्यूल रॉड्स क्या होते हैं, आपकी यूरेनियम, जैसा मैंने आपको बताया कि यूरेनियम के थ्रू ही आपके न्यूक्लियस इमिट होते हैं और न्यूट्रॉन्स उस पे न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करते हैं और उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब यही आपका जो प्रेशर विसल्स है, यहाँ से आप ये देखेंगे यहाँ पर ये प्रेशर विसल्स एक्चुअली यहाँ मेंटेन की गई हैं यहाँ पर। सो अगर यहाँ पर अगर जैसे कोई किसी वाटर का टेम्परेचर अगर कम होता है इस पाइप के दौरान, इस फ्लो के दौरान, जैसे आप यहाँ से देखेंगे ये पाइप यहाँ जा रहा है और यहाँ पर प्रेशर वेसल यहाँ आ रहा है। सो अगर यहाँ पर अगर मान के चलिए कुछ अगर स्टीम ड्राई वेट स्टीम है या फिर ड्राई कुछ रह गया है, ड्राई वेटेड स्टीम है, तो वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, बाकी की जो स्टीम रहेगी वो पूरी की पूरी फ्लो होती हुई इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे। और यही हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू सप्लाई करेंगे, वही हीट एक्सचेंजर दूसरे फ्लूइड को अपनी हीट सप्लाई करके यहाँ से यही रेडिएटेड फ्लूइड वापस रिएक्टर के अंदर आ जाएगा, और ये जो बाइनरी फ्लूइड हमने दूसरा फ्लूइड वाटर के जो यूटिलाइज किया था वो स्टीम में कन्वर्ट होके आपका हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आया है तो मैं अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर निकल के आपको एक डायग्राम के थ्रू और समझाता हूँ। सो एट द एंड स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्टर को तो मैंने इस तरफ आपको रिप्रेजेंट किया है लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी तरह से, और हमने पूरा रिएक्टर का वर्किंग भी देख लिया है। जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ पर ये प्रेशराइज्ड लिखा हुआ है, प्रेशराइज्ड विसल्स आ रही हैं यहाँ पर, और ये प्रेशराइज्ड विसल्स यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में आती हैं, जहाँ से ये रेडिएटेड फ्लूइड फ्लो होता हुआ एक एंड से दूसरे एंड में आके वापस रिएक्टर के अंदर चला जाता है। और इसके बाद हीट एक्सचेंजर में आप जो दूसरा फ्लूइड सप्लाई कर रहे हैं, वो वाटर जो सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, वो स्टीम में कन्वर्ट होके हम ही स्टीम टरबाइन में सप्लाई कर देते हैं, जहाँ पर हमारा स्टीम टरबाइन के थ्रू क्या हो जाता है, टरबाइन रोटेट होता है, अल्टरनेटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उसके बाद यही लो प्रेशराइज्ड स्टीम को हम वापस कंडेंस करके कंडेंसर के थ्रू इस हीट एक्सचेंजर में वापस पंप कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।